अभिवादन स्वीकार। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तराखंड जनपद में आज हम लोग पिथौरागढ़ जनपद को पढ़ने वाले हैं और पिथौरागढ़ जनपद पर हम लोग दो भाग लेकर के आएंगे। आज पिथौरागढ़ जनपद का पार्ट 1 जिसे हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास के बारे में। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे पिथौरागढ़ जनपद के भूगोल के बारे में, जनांकिकीय के बारे में और जनानिकी के साथ साथ जो है उनके नदी तंत्र के बारे में, नदी तंत्र के साथ साथ वहां की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर पकड़िएगा और नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पिथौरागढ़ जनपद की। पिथौरागढ़ जनपद की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास से बात करेंगे तो पिथौरागढ़ जनपद में सबसे पहले प्रारंभिक काल में खसों का शासन था। आपने देखा होगा कि जो पिथौरागढ़ जनपद में खसों का शासन था, तो आपने उत्तराखंड की पूरा जनजातियां पढ़ी होंगी, तो उसमें कोल, किरात और खसों के बारे में अध्ययन किया होगा। तो वहां पे को पिथौरागढ़ में प्रारंभिक रूप से सबसे सर्वप्रथम जो है खसों का शासन था। और खसों के काल के बाद अगर हम लोग बात करें तो खसों के काल के बाद यहाँ पे को हम बात करेंगे तो यहाँ पे को मल्ल वंश का शासन आया और मल्ल वंश के पश्चात जो है ये बाद में किसका, चंदू के अधीन हो गया था। और चंदू के अधीन के पश्चात ये लगभग 1790 में पिथौरागढ़ जो है गोरखों के अधीन हो गया था। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये कत्यूरियों की शाखा से भी इसका संबंध रहा है। बेसिकली आपने अस्कोट का नाम सुना होगा, तो अस्कोट कत्यूरियों के अधीन भी रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज भी जो कत्यूरी और राजवंश के राजे रजवाड़े वहां पे हम लोगों को मतलब उनके वंशज मिल जाते हैं। तो हम आज आगे बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो 3 किले मुख्य रूप से जाने जाते हैं, उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट, ये तीनों किले पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित हैं। कहाँ पे को, पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित हैं। तो हेडिंग डालिएगा, पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित किले। पहला उदयकोट, दूसरा भाटकोट और तीसरा डूंगरकोट। आइए आगे बात करते हैं। तो गोरखों के काल में यहाँ पे को सिमलगढ़ दुर्ग की यहाँ पे स्थापना होती है। बाद में जब अंग्रेजों के अधीन आता है 1815 के बाद, तो अंग्रेज सिमलगढ़ दुर्ग को इसे जो है लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे पिथौरागढ़ जनपद की। तो पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थापना होती है वह जो है 28 फरवरी 1960 को होती है। कब होती है? 28 फरवरी 1960 को होती है। तो दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेशन में आंसर दीजिएगा। तो मैंने आप लोगों से कल प्रश्न पूछा हुआ था, तो कमेंट सेशन में मैं काफी आंसर देख रहा था। एक सुंदर सिंह कोरंगा का आंसर आया हुआ था, उसमें सही आंसर था। उसके बाद एक दीपक का भी आंसर मैं देख रहा था। इसके साथ साथ 3-4 और बच्चे थे जिनका आंसर कमेंट सेशन में मैं देख रहा था। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है आंसर दीजिए कमेंट सेशन में। आप लोगों को किसी प्रकार की वीडियो में अगर परेशानी हो रही हो तो उस परेशानी को आप लोग कमेंट सेशन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना 28 फरवरी 1960 को होती है। कब होती है? 28 फरवरी 1960 को होती है। और इसी के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, 28 फरवरी में 1960 में जो है उत्तराखंड के 3 जनपदों का जन्म होता है, या फिर उत्तराखंड में 3 जनपदों का निर्माण होता है। पहला आपका चमोली हो गया, दूसरा आपका उत्तरकाशी हो गया और तीसरा आपका पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, ये तो रही बेसिकली जो है आप लोगों को मैं बात करता हूँ पिथौरागढ़ के इतिहास की बात। बाकी इतिहास में जब आप लोगों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उस पे प्रॉपर पूरे वीडियोस लेके आऊंगा, तो वहां पे मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पूरे डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड मतलब जो ये पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद के भूगोल की, भौगोलिक अवस्थाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पिथौरागढ़ जनपद का जो क्षेत्रफल है 7090 यानी कि 7090 किलोमीटर स्क्वायर, इसका जो पिथौरागढ़ जनपद है उसका क्षेत्रफल है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो पिथौरागढ़ जनपद के सीमांकन की, तो पिथौरागढ़ जनपद इधर आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो पिथौरागढ़ जनपद के पूर्व में देखिएगा यहाँ पे को नेपाल अवस्थित है पूर्व में। पश्चिम में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे को सीधे सीधे आप लोग चले जाइए, चमोली हो गया, चमोली के साथ साथ बागेश्वर हो गया।
और इसके उत्तर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे को तिब्बत आता है, जैक्सर श्रेणी या फिर ट्रांस हिमालय तिब्बत की हम लोग इसे कह सकते हैं। उत्तर में क्या हो गया आपका तिब्बत, जो कि चीन अधिकृत है। समझ रहे हैं, चीन अधिकृत। जब 1959 में दलाई लामा भारत आते हैं तो उसके बाद ये चीन के आधिपत्य में चला जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा पंचशील सिद्धांत के बारे में, तो बाकी डिटेल बाद में बताएंगे हम आप लोगों को। तो दोस्तों उसके बाद इसके दक्षिण की बात करते हैं, प्रॉपर दक्षिण में इसके चंपावत आता है। और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग इसके जाते हैं इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ को अगर हम जाते हैं तो अल्मोड़ा जनपद आता है। कौन सा जनपद आता है? अल्मोड़ा जनपद आता है। तो देखिएगा उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जनपद की सीमा है वह जो है चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा चंपावत से लगती है, यानी कि 3 कुमाऊं तथा 1 गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड की कुल 4 जनपदों से इसकी सीमा लगती है। इसके साथ साथ जो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद की सीमा, ठीक है ना, पिथौरागढ़ जनपद की सीमा आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे कोई इधर नेपाल से और इधर जो है चाइना से लगती है, यानी कि 2 देशों को। उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है, इधर नेपाल से और इधर किसके साथ लगती है? इधर चमोली के साथ लगती है। और उत्तराखंड का ऐसा जिला जिसकी सर्वाधिक जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि आप नोट करेंगे उत्तराखंड की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये आपका कौन सा आ जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद आ जाएगा। आगे बात करते हैं पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली, उत्तरकाशी के बाद उत्तराखंड में तीसरे नंबर का जनपद है। ठीक है, उत्तराखंड में तीसरे नंबर का जनपद है। और आगे फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो पहला जलप्रपात आता है विर्थी जलप्रपात। विर्थी जलप्रपात जो है आप लोगों ने सुना होगा, मुंशियारी तेजम से मुंशियारी जाते समय रास्ते में एक जगह पड़ती है, विर्थी बोलते हैं। तो विर्थी में यहाँ पे को एक वाटरफॉल है, विर्थी जलप्रपात इसे बोलते हैं। और विर्थी जलप्रपात की जो कुल ऊंचाई है 125 मीटर है। कितनी है? 125 मीटर है। उसके बाद गरुड़ जलप्रपात आता है, भेलछड़ा जलप्रपात आता है और किमसेन जलप्रपात आता है। और इसके साथ साथ एक और राथी झरना, ये आपका प्रॉपर कहाँ पड़ता है? प्रॉपर धारचूला तहसील में पड़ता है। राथी जलप्रपात काफी फेमस है अपने आप में, है ना। तो दोस्तों आगे आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे को, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुल जो है पिथौरागढ़ जनपद में 13 तहसीलें। कितनी तहसीलें? 13 तहसीलें और 8 विकास खंड हैं। कितने? 8 विकास खंड। अब 13 तहसीलों की बात करें तो यहाँ से देखिएगा मुंशियारी, दूसरा बंगापानी, तीसरा धारचूला, चौथा कनाली छीना, 5वां पिथौरागढ़, छठा डीडीहाट, 7वां तेजम, 8वां थल। सुना होगा आप लोगों ने थल की बजारा गाना, तो ये वही थल है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेरीनाग, बेरीनाग के साथ आगे हम लोग बात करेंगे पाखू की, और पाखू से आगे गंगोली हाट, गंगोली हाट से नीचे देखेंगे तो देवल, और देवल के आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे को गणाई गंगोली की, है ना, गणाई गंगोली की बात करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे को पिथौरागढ़ जनपद के 13 तहसीलों के नाम हो गए। उसके बाद आइए आगे बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की कुल विधानसभा सीटों की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 4 विधानसभा सीटें हैं। पहला आ गया आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका धारचूला, तीसरा आपका डीडीहाट, चौथा आ जाता आपका गंगोली हाट। गंगोली हाट जो विधानसभा क्षेत्र है वह जो है एससी के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र, समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को इसके लिंगानुपात की बात करते हैं पिथौरागढ़ की। तो जो पिथौरागढ़ का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं। कितनी है? 1020 महिलाएं हैं। और यहाँ के जनघनत्व की बात करते हैं पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पे को जो यहाँ की जो पीपल डेंसिटी या फिर जनघनत्व है 68 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं, है ना। तो उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ का जो पिथौरागढ़ की साक्षरता दर है, यानी कि लिटरेसी रेट। तो यहाँ का लिटरेसी रेट है 82.25%, है ना। यहाँ इतने लोग शिक्षित हैं। और तहसील मैंने आपको लिखा दी, कुल 13 तहसील हैं। और 13 तहसीलों के साथ साथ मैं बात करता हूँ 8 यहाँ पे को कुल क्या है? 8 जो है विकास खंड है। कितने? 8 विकास खंड यहाँ पे को अवस्थित हैं। अब आगे बात करेंगे यहाँ की जो पिथौरागढ़ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। किसकी? प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो प्रमुख नदियों में देखिएगा यहाँ पे को मैं एक थोड़ा सा रिवर सिस्टम बनाता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी ये जो काली नदी है, काली नदी, ये कौन सी नदी है? काली नदी है। तो इस नदी को मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग देखिएगा, ये है आपकी काली नदी। तो इसके पैरेलल काली नदी की बात करते हैं। तो काली नदी का जो उद्गम होता है वह जो है काला पानी से होता है। काला पानी आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने यह भी सुना होगा काला पानी विवाद के बारे में भी सुना होगा। काला पानी विवाद जो है भारत तथा
नेपाल के मध्य है। किसके मध्य है? भारत तथा नेपाल के मध्य है। बेसिकली जो ये काला पानी जल विवाद चला आ रहा है, यह जो है संगोली की संधि आप लोगों को पता होगा, जिसे सुगोली की संधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1815 में गोरखाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके मध्य? गोरखाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो उसमें एक शर्त ये थी, संगोली की संधि की जो शर्त थी उसमें कहा गया था कि काली नदी के पार का क्षेत्र, काली नदी के पार का क्षेत्र किसका होगा? यानी कि काली नदी से पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा और काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र पूरा का पूरा मतलब उत्तराखंड यानी कि गोरखाओं को छोड़ करके किसका होगा? यानी कि अंग्रेजों का होगा, है ना? ये बात हुई थी। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे दो जलधाराएं हैं। तो दो जलधाराओं में इधर वाली जलधारा, भारत जो है इस जलधारा को अपना इधर इस जलधारा को जो है काली नदी का उद्गम मानता है, जब सॉरी नेपाल इस धारा को मानता है और भारत जो है इस जलधारा को अपना क्या कहते हैं, मतलब काली नदी का उद्गम क्षेत्र मानता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है, 2018-19 में कंट्रोवर्सी में आया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो अपेक्षा रखते हैं कि निकट भविष्य में दोनों देशों के मध्य यह जल विवाद आसानी से सुलझ जाए, है ना? तो उसके बाद काली नदी की बात करते हैं। तो काली नदी का जो उद्गम होता है यहाँ पे को काला पानी नामक जगह से होता है और यहाँ पे क्या है? व्यास आश्रम, आप लोगों को पता होगा, व्यास आश्रम के पास से काली नदी का उद्गम होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा काली नदी में मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है, इसे हम लोग बोलते हैं कुटियांगटी। कौन सी नदी है? कुटियांगटी बोलते हैं, ठीक है? कुटियांगटी काली नदी में मिलने वाली पहली नदी है, पहली नदी है। और जो कुटियांगटी है ये जो है गुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पे को? गुंजी नामक स्थान पर किससे मिलती है? गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, ठीक है? गुंजी नदी मतलब यहाँ पे को मिलती है। और जो इसका जो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो ये कुटियांगटी का जो उद्गम होता है, आप लोगों ने एक सुना होगा लंपियाधुरा। कहाँ से होता है? लंपियाधुरा से होता है। तो लंपियाधुरा से आकर के गुंजी के पास में काली नदी से मिल जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी नदी आती है यहाँ पे मिलने वाली, जो काली नदी है, काली नदी में मिलने वाली जो दूसरी नदी है, इस नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने सुना होगा, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी धौलीगंगा। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा। देखिएगा उत्तराखंड में दो धौलीगंगा हैं, दो धौलीगंगा। एक धौलीगंगा की मैं बात करता हूँ, एक पश्चिमी धौलीगंगा है। पश्चिमी धौलीगंगा जो है, पश्चिमी धौलीगंगा की बात करता हूँ तो ये गढ़वाल में बहती है। कहाँ पे को बहती है? गढ़वाल में बहती है। और ये ऋषिगंगा और धौलीगंगा दोनों कहाँ पे मिलते हैं? रैणी नामक स्थान पे मिलते हैं। और रैणी से आगे बह करके विष्णुप्रयाग में किससे मिल जाते हैं? अलकनंदा नदी से मिल जाते हैं। जबकि जो पूर्वी धौलीगंगा है, पूर्वी धौलीगंगा की बात करते हैं तो जो ये एक इसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है। और ये तवा घाट के पास में, कहाँ पे को? तवा घाट, तवा घाट के पास में किससे मिलती है? बेसिकली ये जो है काली नदी से मिल जाती है, ठीक है? ये तो ये जो नदी है काली नदी से दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं और भारत की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो आगे नदी की बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा एक और अन्य इसकी सहायक नदी है, आप लोगों ने सुना होगा गौरी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरी गंगा। तो गौरी गंगा का जो उद्गम होता है वह जो है आपका मिलम ग्लेशियर से होता है। और मुंशियारी से ठीक नीचे अगर हम लोग बात करते हैं बहते हुए, ये कहाँ की तरफ को आती है? इधर जो बंगा पानी से होते हुए ये आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे आती है? बेसिकली एक जगह है जौलजीबी। आपने सुना होगा जौलजीबी का जो मेला लगता है, काफी प्रसिद्ध मेला है, जो कि मेरे ख्याल से नवंबर माह में 14 नवंबर से लेकर के लगभग 5-6 दिन का लगता है। इसे जो है मेरे ख्याल से राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। जौलजीबी का मेला काफी फेमस है। तो मिलते हैं जौलजीबी के मेले में, आप भी आइएगा। आने वाला है नवंबर के महीने में अवश्य मिलेंगे हम आप लोगों से, है ना? तो दोस्तों आगे आइए बात करते हैं जौलजीबी से। जौलजीबी से आगे बात करेंगे तो देखिएगा, जौलजीबी हो गया, है ना? तो आगे बात करेंगे। फिर पूर्वी धौलीगंगा की बात में बात कर रहा था, गौरी गंगा की। गौरी गंगा के बाद जो इसकी अगली सहायक नदी है, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे को एक और अन्य सहायक नदी आती है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, भैया आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो गौरी गंगा की सहायक नदी है, गौरी गंगा की सहायक नदी है, ये बेसिकली एक और अन्य नदी आती है आपको, सरयू नदी। और इसकी सरयू नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी रामगंगा। क्या बोलते हैं? पूर्वी रामगंगा। तो जो पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम होता है वह नामिक ग्लेशियर से होता है। और नामिक ग्लेशियर जो है मुनस्यारी तहसील में ही अवस्थित है। मुनस्यारी तहसील में, पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी तहसील में अवस्थित है। और नामिक जो पूर्वी रामगंगा है, ये बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के मध्य एक लंबी सीमा बनाती है। क्या बनाती? लंबी सीमा बनाती है, ठीक है? तो आगे बात करते हैं हम लोग, सीधे सीधे आगे बात करेंगे। एक और अन्य नदी आती है सरयू नदी। सरयू नदी की बात करते हैं तो जो सरयू नदी है, सरयू नदी का उद्गम बेसिकली बागेश्वर में होता है, सरमूल से। और सरयू नदी की एक अन्य सहायक नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं गोमती। गोमती नदी का उद्गम होता है
देवरा श्रेणी से। देवरा श्रेणी से होता है, दोनों का जो संगम होता है सरयू तथा गोमती का, ये बेसिकली बागेश्वर में होता है। और बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है। और फेमस है उत्तरायणी। उत्तरायणी का मेला आपने सुना होगा, उत्तरायणी कौतिक में मेरी अमा हरेगे, है ना। तो ये वहीं से बना हुआ गाना है, इसकी उपज यहीं पे हुई है ना। तो दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये इसके बाद ये नदी आगे अगर हम लोग बात करें, जो सरयू नदी है, सरयू नदी क्या करती है, पंचेश्वर के पास में, कहाँ पे को, पंचेश्वर के पास में, ठीक है, पंचेश्वर के पास में काली नदी से आकर के मिलती है। किससे? काली नदी से आकर के मिलती है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, एक अन्य नदी हमारी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं लधिया नदी। क्या बोलते हैं? लधिया नदी बोलते हैं। तो जो ये लधिया नदी है, लधिया नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देवीधुरा के पास में गजार नामक स्थल है, गजार नामक स्थल से निकलती है और आकर के बेसिकली आप लोगों को पता होगा जैसे कि यहाँ पे कोई चूका नामक जगह है, ठीक है ना, चूका नामक जगह पे लधिया नदी किससे मिल जाती है? काली नदी से मिल जाती है। तो ये तो हो गई हमारी भारत से आने वाली नदी, यानी कि आप इस सिस्टम को प्रॉपर यहाँ पे रखेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा, है ना। इसको उठा करके यहाँ रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे नेपाल की ओर से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले इधर से एक नदी आती है, चमेलिया गाड़ बोलते हैं, चमेलिया, क्या नाम है इसका, चमेलिया गाड़ बोलते हैं। ये नेपाल की ओर से आकर के इसमें मिलती है। चमेलिया के बाद आता है रूपाली गाड़। कौन सी गाड़ आती है? कौन सी नदी? गाड़ मतलब नदी होता है ना। रूपाली गाड़, रूपाली गाड़ हो गया। और रूपाली गाड़ के आगे हम बात करेंगे रामगुन, है ना, रामगुन बात करेंगे। तो ये जो है नेपाल की ओर से मिलने वाली काली नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका काली नदी तंत्र। हालांकि मैं अब जब उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को काफी डिटेल में उसे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बस जुड़े रहिए और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लें, बेफिक्र रहें, हम पूरा सिलेबस कराने वाले हैं आपका, है ना। तो दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नेपाल से आने वाली नदियां हैं और ये भारत से आने वाली नदियां, और ये आपकी जो है राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी और ये आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यानी कि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। उसके बाद आगे जो है चंपावत में एक बरमदेव मंडी आती है। बरमदेव मंडी से जो एक काली नदी है आगे कहाँ प्रवेश करती है, ये बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश आगे प्रवेश करती है। इसे बरमदेव मंडी से किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से जाना जाता है। और बनबसा, हालांकि मैंने आप लोगों को चंपावत में पढ़ा चुका हूँ, तो बाकी डिटेल के लिए आप चंपावत का वीडियो आप भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर इसकी प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ फैक्ट हमारे छूटे हुए हैं। तो जो काली नदी है, काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। कौन सी सबसे लंबी नदी है? जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। और काली नदी को जो सबसे ज्यादा जलराशि देती है वह जो है आपकी सरयू नदी देती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हमारे साथ पूरा का पूरा, मतलब इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, बने रहें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में कुछ पंक्तियां हैं आप लोगों के लिए। उस पंक्तियों की अगर मैं बात करूं कि मेरा मयान नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे खोने की कोशिश मत करना, मैं दोबारा नहीं मिलता। तो दोस्तों ये समय की पुकार है आप लोगों के लिए। समय आपसे बोल रहा है कि आप अगर मुझे अभी खो दोगे तो मैं आपको दोबारा नहीं मिलता। दोस्तों एक उक्ति कही जाती है, बीता हुआ समय बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों समय की कद्र करें। आप अगर अभी समय की कद्र करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको अवश्य ही जो है आपको सक्सेस मिलेगी, आपके सपनों की मंजिल मिलेगी, आपके अपने सपने पूर्ण होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।